पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्टली सवाल होते हैं। सेकंड वाले में इकोनॉमिक एंड सोशल जियोग्राफी आप कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड सवाल होते हैं। और लास्ट वाला पोर्शन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2 क्वेश्चन होता है 36 इंटू 2 मार्क्स का, उसको करना होता है। तो सेक्शन 1 में आपको बेसिकली 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 6 क्वेश्चन के आसपास दिया होता है, उसमें सब सेक्शंस भी हो सकते हैं। 38 इंटू 3 आप कर लीजिए, 114 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन था कि द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटीज, हाउएवर ही कांट डू एनीथिंग इफेक्टिव इफ द नॉटी यंग मेंबर्स ऑफ फैमिली डू नॉट लिसन हिम, इवैल्यूएट। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया था कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो प्राधिकार तो रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वो कुछ भी इफेक्टिव नहीं कर सकता। एक तरीके से ये डी जूरे और डी फैक्टो जो हेड होते हैं, एक उनका कहने का जो इंटेंशन ये था कि उनके पास अथॉरिटी तो होता है बट जो मेन गाइडिंग फोर्स होता है वो कहीं और होता है। एक इसको एक्सप्लेन करना था कि कैसे उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है बट अल्टीमेटली वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उन पर डिपेंड करते हैं, कहाँ पे उनके पास डिस्क्रिप्शन है कहाँ पे नहीं है, इन सभी चीज़ को एनालाइज करके लिखना था, इवेलुएट करना था। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच मीन्स कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। अगर आप फेडरलिज्म पढ़ा है आपने तो सर आइवर्जीनिंग्स जैसे कहते हैं कि इंडियाज फेडरेशन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अगर केसी वियरी की बात कर ले तो वो कहते हैं कि क्वाजी फेडरल है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन आइवर्जेनिंग्स से रिलेटेड थी। तीसरा था कि द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स हैज़ क्रिएटेड मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। देखिए जो विकास है वो सभी जो राज्यों का है एक तरीके का नहीं हुआ है, उसके कारण क्या हुआ है कि सामाजिक आर्थिक जो है दिक्कतें और राजनीतिक भी दिक्कतें आई हैं। तो क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, तो आपको यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस टू बिहार देना था कि बिहार डेवलप्ड क्यों नहीं है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का एक तरीके से इसमें आप चर्चा कर सकते हैं। जो मैंने किया है उसके एनालिसिस उसके अनुसार वो जो उन्होंने मार्किंग की है। देखिए इवैल्यूएशन जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपने कंटेंट कैसा लिखा है, ये इस पर मैटर करता है, क्वांटिटी पे भी मैटर करता है बट नॉट 100% ऑन द क्वांटिटी का 5 पेज कुछ भी लिख के आ जाओ तो उस पर मार्क्स मिल जाएगा। वो क्लियरली लिख देते हैं कि द कंटेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और इट इज़ नॉट व्हाट इज आस्क्ड, ऐसा मेरे एक कॉपी में उन्होंने लिखा भी है, क्योंकि उसमें मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने बस मतलब ऊपर ऊपर से बीटिंग अराउंड द बुश जिसको कहते हैं कि आप सेंटर्ड, आपको आइडिया नहीं है बट आप एक पॉइंट उसमें पकड़ के उसी के अनुसार उसी को एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि द कंटेंट इज़ नॉट अप टू द मार्क फॉर व्हाट इज़ आस्क्ड। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अभी 67th मेंस देंगे या 68th मेंस देंगे तो अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, साथ में जो पूछा गया है वो आपने लिखा है, साथ में क्वांटिटी भी है, तो मार्क्स मिलते हैं 25 भी मिलते हैं, 24 भी मिलते हैं। एवरेज मार्किंग जो होती है 18-20 होती है। इस बार GS2 में मार्किंग बहुत अजीब तरीके से की गई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 90-95 मार्किंग कर दिया गया है। मेरा इसमें स्कोर अराउंड 128 था, जो कि मैंने आपको मार्कशीट शेयर किया है, मेरे चैनल पे उपलब्ध है 66 BPSC का। अब इस पर मार्किंग देखते हैं कि उन्होंने कैसे किया है। देखिए इवैल्यूएशन फिर वही कहते हैं ना कि वो इवैल्यूएटर पे कभी कभी डिपेंड कर जाता है, आपने कितना अच्छा लिखा है कितना ख़राब लिखा है, वो अल्टीमेटली उन पे डिपेंड करता है। उस समय वो क्या सोच रहे हैं उस आंसर के बारे में, उनका क्या मूड है। हो सकता है घर से पंगा होके आया हो तो मार्क्स कम भी दे सकते हैं। देखिए तो इसमें 6 क्वेश्चंस थे बेसिकली, नहीं सॉरी इसमें अभी 4 क्वेश्चंस थे, इसमें से आपको 3 करने थे, कभी कभी 6 रहते कभी कभी 4-5 भी दे देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फेडरलिज्म से रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चंस करने थे, अब मैंने जैसे फेडरलिज्म का डेफिनेशन दिया सबसे पहले कि फेडरलिज्म होता क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स या फिर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मैंने सबसे पहले डेफिनेशन दिया। फिर अमेरिकन फेडरेशन से कुछ कंपेयर करके बताया कि क्या होता है। फिर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को बताया कि क्या क्या होता है, जो आपने पढ़ा होगा कि फेडरलिज्म का क्या क्या फीचर होता है। इसको एक्सप्लेन करा उस डायग्राम्स बना के कि सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, PRIs, उसके बाद 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको ऐड किया गया था। फिर एक बाई कैमरलिज्म है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म का, उसको एक्सप्लेन करा कि प्रेसिडेंट, LS, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक कंट्रेरी में अगर आप स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको एक्सप्लेन करा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करा।
रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कैसे क्या डिवीजन ऑफ पावर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 246 जो आर्टिकल आपने देखा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी में, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उसको मैंने एक्सप्लेन करा था। और फिर वो जो मेन स्टेटमेंट जो इनका क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड यही था कि आइवर जेनिंग्स की जो एक स्टेटमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, उस पर बेस्ड था। तो उसको बताया कि ये स्टेटमेंट इनका है। फिर अब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि क्या क्या ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताता है कि सेंटर जो है वो पावरफुल है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। तो नेशनल इमरजेंसी देख लीजिए, प्रेसिडेंट रूल देख लीजिए, ऑल इंडिया सर्विसेज देख लीजिए, आर्टिकल 249, अगर राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करके हम चाहे तो लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर देख लीजिए। इन सभी चीज़ों को मैंने फिर से एक्सप्लेन करा जो अब स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। तो इतनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा कि द टिल्ट और ओरिएंटेशन टुवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन द इशू ऑफ कंसर्न since the adoption of the Indian Constitution. Various tension areas like appointment of the governor, their role, taxation issues etc. due to its tilt. अब ये बताया कि हाँ कि ये जब से संविधान लागू हुआ है तब से ये सेंटर स्टेट के बीच जो एक खिंचाव चलता रहता है, आपने पढ़ा होगा सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट या सेंटर स्टेट रिलेशन, बहुत सारी कमीशंस बनाई गई, उन सभी को बताया, कंक्लूड किया। इन्होंने इस क्वेश्चन में मुझे 38 में 18 मार्क्स दिया है, विच मीन्स एवरेज मार्किंग उन्होंने की, 18 मार्क्स उन्होंने दिया है। एनीथिंग अबव 22 इज गुड मार्क्स इन आइदर GS1 और GS2। 18 मार्क्स आप समझो एवरेज मार्किंग उन्होंने की थी इस क्वेश्चन में इतना लिखने के बाद, विच मीन्स आप देख सकते हैं लगभग 1-2 अगर पेज की बात कर ले, 3-4-5 पेज मैंने लिखा था इस पे मोस्टली, तो 18 मार्क्स उन्होंने अवार्ड करा था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है वो है गवर्नर से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया कि वो एक बुजुर्ग की तरह होते हैं, बट अगर उनके बच्चे बात ना माने तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते थे, ये वाला। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है या उनसे रिलेटेड रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, अलग अलग जो आपने पढ़ा होगा कि उनका क्या लेजिस्लेटिव रोल है, डिप्लोमेटिक रोल है, मिलिट्री पावर है, फाइनेंशियल रोल, इन सभी रोल्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा। उसके डिटेल्स दिए कि कहीं कि अगर इफ अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम आफ्टर रिकंसिडर ही हैज़ नो अदर चॉइस बट टू साइन इट, सो ही जस्ट लाइक ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली हु हैज़ टू अल्टीमेटली लिसन टू द नॉटी मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मतलब एक बार के लिए जैसे घर में क्या होता है कि अगर बुजुर्ग को हम कहें तो फिर वो कहते हैं रिकंसिडर करो, फिर हम उनके पास जाते हैं तो अल्टीमेटली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बट उनको बात मान लेना पड़ता है एज ओल्ड मैन। सो एक तरीके से मैंने रेफरेंस दिया, उनको बताने की कोशिश की कि कैसे जो ये एनालॉजी है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के अनुसार मैंने करा उनके पास। फिर पॉकेट बीटो का कंसेप्ट दिया, फिर 24 CA 1971 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से उन पे बाध्य कर दिया गया था, आपने ऐसा पढ़ा होगा। एग्जीक्यूटिव डोमेन में क्या क्या है क्वेश्चन चीज़ें वो बताया। फिर अपॉइंटमेंट में क्या बताया कि जैसे कि UPSC हुआ, गवर्नर्स हुआ, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ कमिश्नर हुए, विजिलेंस का, सभी का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट उनका अप्रूवल जो है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो आपने पढ़ा होगा ACC, उसके बाद रिकमेंडेशन के बाद उनके पास जाता है, जस्ट लाइक दे हैव टू साइन कि हाँ इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूव करना है। तो अल्टीमेटली क्या है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो तो नीचे ही रह जाता है, वो जो आपने पढ़ा होगा कि डी ज़ूरे हेड कौन होता है और डिफैक्टो हेड कौन होता है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करा। फाइनेंशियल रोल में मतलब हर जगह जो भी ये करते हैं आफ्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वेल एज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के बाद जो रिकमेंडेशन उनके पास जाता है उनको एक तरीके से वो अप्रूव करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने पे इस पे भी उन्होंने 18 मार्क्स दिया। पहले पता नहीं कितना मार्क्स दिया था, 119 था, 1 मार्क्स उन्होंने शायद डिडक्ट कर दिया, ये आप देखेंगे तो 19 दिया गया था मार्क्स, बट इन्होंने क्या किया है कि 18 जो फिर से चेक किया जिन्होंने, वो उन्होंने 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया। इस क्वेश्चन में भी उन्होंने 18 मार्क्स दिया है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन था कि जो अनइवन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण बहुत सारी इश्यूज क्रिएट हुई हैं। तो इसके बारे में मैंने लिखा कि डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट इनकम्पासेस वेरियस डायमेंशंस फ्रॉम सोशल, इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल रिल्म्स। अब इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ, कैसे कैसी चीज़ें हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ स्प्रेड हुआ कहाँ नहीं हुआ, जिसके कारण एक टोटली अनइवन डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग रीजन्स में। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, जैसे बिहार में फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसीज़ है, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर। बिहार में एक अलग ही फैक्टर है रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास इन पॉलिटिक्स,
अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, बिहार का डिवीजन हम करते हैं अभी इधर 2000 के बाद देखते हैं तो आधी मेन जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली चीज़ है वो झारखंड में चली गई। तो इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को, लैंड रिफॉर्म्स जो बिहार में हुई थी, पॉइंट वाइज जो है इन सभी को मैंने एक्सप्लेन करा था। देखिए कि बिहार, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार स्टेट स्पेसिफिक फंड एलोकेशन, बिहार हमेशा कह रहा है कि मुझे आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दो, बीमारू स्टेट्स में शामिल था, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उस पर बिहार लैक कर रहा है, उन सभी चीज़ों की चर्चा की थी। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कंपनीज नहीं है बड़ी बड़ी, इन सभी का एक्सप्लेनेशन करते हुए कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, डिस्गाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट की वो इश्यूज़ है बिहार में, इन सभी चीज़ को एक्सप्लेन किया। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताया, हेल्थ एजुकेशन फंड, इन सभी पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बताई। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में इन स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट देखते हैं बार बार, लेसर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पॉवर्टी, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। फिर जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की जो बिहार हमेशा डिमांड करती रहती है, इन सभी चीज़ को बताया। तो जो इसमें मार्क्स है उन्होंने फिर 18 दिया, एवरेज मार्किंग में टोटल अगर आप देखें तो इसमें 54 आउट ऑफ 114 उन्होंने मार्क्स दिया है। जबकि पेपर इस बार टफ चेकिंग हुई, या आप कह सकते हैं कैसे चेकिंग किए थे, बहुत कम मार्क्स भी बहुत स्टूडेंट को मिले, डबल डिजिट में भी मार्क्स मिले हैं। ये रहा आपको 66 कंबाइंड मेन रिटन एग्जामिनेशन का, आपके सामने देख सकते हैं 30 जुलाई 2021 को ये पेपर हुआ था, और इसमें 54 मार्क्स मुझे मिले थे। तो ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये इस तरीके से चेकिंग होती है, या फिर ये एक आपके लिए रोल मॉडल आंसर है कि इसी तरीके से आप लिखेंगे तो इतना मार्क्स मिलेगा। बस एक आइडिया के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जैसे मुझे कोई आइडिया नहीं मिलता था 64 65 का, क्योंकि मेंस आरटीआई कॉपी एक बार आई थी, एक ही साथ 2-3 महीने के गैप में आ गई थी, दोनों हो रखा था, उसके बाद 66 हुआ। तो ये जब आंसर्स को आप देखेंगे और जो पेपर वो चेक करते हैं जिस तरीके से, तो आपको एनालिसिस मिलेगा 67th के लिए, साथ में 68th के लिए, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं। अगर इवेलुएटर्स अल्टीमेटली जो है मार्किंग आपके कंटेंट पे और इवेलुएटर के मूड पे डिपेंड करता है, जो सीधी सी बात है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपने लिखा कितना अच्छा है, क्या पूछा गया है, बीटिंग अराउंड द बुश है, या फिर आप कह सकते हैं कि उस समय उनका चेक करने के समय दिमाग क्या रहता है कि किस तरीके से उस चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं मार्किंग के लिए। बेटर हैंड राइटिंग वन ऑफ द गुड फैक्टर है आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए, इसमें नो डाउट है, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नॉट लाइक मी। इफ़ यू हैव अ गुड हैंड राइटिंग यू विल फेच अनदर 5 to 10 मार्क्स ओवरऑल, अगर GS 1, 2 और हम ऑप्शनल की बात करें तो देखिए 66 BPSC में मैंने सेक्शन 1 GS 1 को अपलोड कर दिया, स्टैटिस को अपलोड कर दिया, GS 2 का सेक्शन 1। तो GS में अभी भी 3 सेक्शंस बचे हैं जिनको मैं आने वाले समय में जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपलोड करूंगा, साथ में ऑप्शनल की भी कॉपी अपलोड करूंगा, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में 68 BPSC की जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग, या आपके नियर एंड डियर वंस हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, उनके पास इस चैनल को प्रमोट जरूर करें।